जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई का यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है इस चैनल पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो PYQ को देख रहे हैं। तो इससे पहले हम सेशन लाए थे आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग मेंस में जो पूछे गए थे उनका आंसर राइटिंग लाए थे। इसी बीच कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जिसमें कि कुछ पेपर हमारा रह गए थे जिसे हम एनालिसिस करने के लिए रह गए थे। तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादातर वोटिंग किए। GS पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स पेपर 1 में जो सामान्य अध्ययन होते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में आप लोग ज़्यादा वोट दिए, ठीक ना। तो उसी के अनुकूल जो है हम ये लाए पीटी का प्री का जो है पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि प्री में 2 पेपर होते हैं, CSET और GS1। तो GS1 जनरल स्टडीज पेपर होता है और CSET से थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए है, ठीक है। तो इसमें हम लगभग प्रश्न 10 तक कवर कर लिए हैं। इनका 2 वीडियो आ गए हैं, तो ये आज इनका तीसरा सेशन है, ठीक ना। तो इनका प्लेलिस्ट अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन आज हम क्रिएट कर देंगे और तीनों वीडियो को एक प्लेलिस्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हम लगभग 1 2 3 इस सभी का प्रश्न का आंसर दे दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो जीरोक्स इतना ही निकाले थे, तो आज लगभग कंप्लीट ही कर देंगे। तो यहाँ तक जवाब दे दिए थे, तो यहाँ एक प्रश्न रह गए थे जिसमें कि हम कल आपको बताए कि कल जो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट दिन। तो आज वही दिन है, आज हम इनके बारे में बता देंगे। तो कल इनको स्किप कर दिए थे, तो आज कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न कह रहे थे कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। तो सूचना जो है कुछ यहाँ पे पंक्ति दिए हुए हैं, जैसे जलप्रपात क्षेत्र और नदी। नर्मदा नदी जो है कौन सा क्षेत्र में है? मालवा क्षेत्र में। और ये कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमको सही आंसर को मिलान करना है। तो ये सही है, ठीक है ना, नर्मदा, मालवा क्षेत्र और धुआंधार। अब पहले तीनों का हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। तो देखिए ये धुआंधार और मालवा और नर्मदा, ये जो है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह जलप्रपात मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, समझ गए। मालवा क्षेत्र में जो है ये नहीं आता है, इसलिए ये पंक्ति क्या हो गया आपका? गलत। क्लियर है? थोड़ा उल्टा पुल्टा के प्रश्न पूछे हैं। अब यहाँ पे हुंडरू और क्षेत्र कौन सा बता रहे हैं? छोटा नागपुर। और नदी कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। अब यहाँ प्रश्न कह रहे हैं कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर में है और इनका जलप्रपात हुंडरू। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हुंडरू जो है, हुंडरू एक जलप्रपात है। हुंडरू जो है छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा, ये हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में जो है ये रांची, हाँ, झारखंड राज्य के रांची में स्थित है। और रांची के पास जो एक स्वर्ण रेखा नदी है उन्हीं पर ये स्थित है। कौन सा? हुंडरू, ठीक है। तो ये स्वर्ण रेखा पर स्थित है और रांची छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, इसलिए ये भी जो है सही है, ठीक है ना। तो ये इनका हिस्सा है, तो ये सही हो जाएंगे, लेकिन ये गलत। तो अब 3 नंबर का देखते हैं। तो 3 नंबर का देखिए क्या कह रहे हैं? गोरसप्पो और क्षेत्र पश्चिमी घाट और नदी कौन सा? नेत्रावती, ठीक है। तो ये जो है गैरसोप्पो, ऐसे नाम में थोड़ा अजीब टाइप का है। तो गैरसोप्पो जो है ये जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्य रूप से बता दें ये जो है कहाँ पे है? ये कर्नाटक, याद रखिएगा, ठीक ना। कर्नाटका में, कर्नाटक राज्य में जो है शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पर स्थित है। और यह जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है, लेकिन यह नेत्रावती नदी पर नहीं है, ठीक ना। ये नेत्रावती नदी पर नहीं है, तो ये नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक तो सही थे, लेकिन यहाँ गलत हो गए, इसलिए ये गलत हो गए। आप बताइए इसमें कौन सा सही है? अब हम आंसर तो मिला सकते हैं। तो देखिए आगे क्या करें? उपरोक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? तो केवल एक है, तो केवल एक ए में है, तो ए इनका सही जवाब हो गया। आज इस प्रश्न को कवर कर लिए। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? बाकी आप लोग के माइंड में कौन सा आंसर है बता दीजिए। मेरे माइंड में तो यही आंसर थे। तो चलिए अब 11 प्रश्न संख्या 11 पे बढ़ते हैं। ये कल का प्रश्न था, ठीक ना। कल का प्रश्न था जिसे सॉल्व करने में लगभग हमको 4 मिनट लगे, 5 या 4 मिनट कह सकते हैं लग गए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब से आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हे मां सरस्वती देहु मन को मम ज्ञान माई। तो चलिए शुरू किया। तो देखिए गाइस प्रश्न 11 क्या कह रहे हैं? प्रश्न 11 कह रहे हैं
निम्नलिखित विमान पतनों पर विचार करना, यानी कि विमान पतन जो है पहला कथन में है, मतलब एक में कहा है डोनी पोलो विमान पथ। अब डोनी पोलो विमान पथ के बारे में जानते हैं, तो ये क्या है। देखिए डोनी पोलो विमान पथ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास एक गांव है जिसको होल्लो सॉरी अजीब सा नाम है, होल्लोगी कहते हैं, ठीक है ना। होल्लोगी में स्थित एक नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 2022 में, ठीक है। तो इनका उद्घाटन 2022 में किया गया था, सही है, तो ये सही है। अब बात करते हैं कुशीनगर की। देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान पथ जो है यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका उद्घाटन 2021 में किया गया था और यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। ये जो है क्या है, ग्रीनफील्ड परियोजना है और इनका स्थापना कब किया गया था, 2021 में, ठीक है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है कह। तो अब देखिए तीसरा, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान पथ। यह जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास गन्नवरम में स्थित एक मौजूदा हवाई अड्डा है जिसका विस्तार उन्नयन किया गया है, ठीक ना। यह उन्नयन किया गया है, यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना जो है नहीं है, तो यह ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं है। तो अब नीचे देखिए प्रश्न का क्या करें, ये ग्रीनफील्ड योजना नहीं है, ठीक ना। तो प्रश्न में देखिए क्या करें, हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है, तो इनका तो नहीं किया गया, पहले तो 3 नंबर गलत हो गए। अब देखिए 3 नंबर गलत है तो ये दोनों सही है, तो यहाँ 3 को यदि हम काटते हैं तो लगभग ऑप्शन ए सामने आ जाते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रश्न को बना लेते हैं, तो ऑप्शन ए को रंग देना है, तो 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12 कह रहे हैं कि जल वाष्प, ठीक ना। ये प्रश्न संख्या 12 कह रहे हैं कि जल वाष्प के संदर्भ में, क्या चीज के संदर्भ में, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो याद देखिए जल वाष्प में कह रहे हैं, ठीक ना। तो अब कथन पहले समझते हैं। कथन 1 में कह रहे हैं यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ठीक ना। जल वाष्प यह एक जो है क्या है, गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटती है। यह कथन सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जल वाष्प पृथ्वी की वायुमंडल में मौजूद एक गैसीय अवस्था में पानी है, क्या है, पानी। और यह मुख्य रूप से जो है पृथ्वी की सतह के पास विशेष रूप से गर्म और नम क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान और वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिससे जल वाष्प की मात्रा में भी कम हो जाती है, ठीक ना, मात्रा भी कम होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये सही है, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। तो अब कह रहे हैं जल वाष्प जो है इनका ध्रुवों पर प्रतिशत जो है अधिकतम है, तो यह कथन एकदम बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है तो चलिए समझते हैं। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है तापमान बहुत कम होता है और जिसके कारण वायु में जल बहुत कम होता है और वाष्प धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। इसीलिए ध्रुवों पर जल वाष्प का प्रतिशत न्यूनतम होता है, जबकि भूमध्य रेखीय और उसके कटिबंधीय क्षेत्रों में यह अधिकतम होता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे जो कहा है ये गलत है, ठीक ना। तो अब नीचे देखिए क्या करें, नीचे करें कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है। तो हमारा ऑप्शन ए कथन सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए कहाँ पे है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन ये सही हो गए, बाकी गलत हो गए, ठीक ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं कि निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। कथन 3 को दिया हुआ है और तीनों कथन पे जो है क्या करना है, हमको विचार करना है। तो देखिए प्रश्न में है कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, ठीक ना। तो तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा जो है क्या है, निम्न है। दूसरा कह रहे हैं वर्ष भर वर्षण होता है और तीसरा वर्षण में
भिन्नता यानी कि 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? अच्छा, जलवायु से रिलेटेड है, ठीक ना। तो अब यहाँ ऑप्शन ए में कह रहा है विषुवतीय जलवायु। पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि तापमानों की वार्षिक यानी कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज क्या है? निम्न है। तो बता दें कि विषुवतीय क्षेत्रों में जो है सूर्य की किरणें लगभग सीधे पड़ती है और जिसके कारण जो है वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। तो वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है और दैनिक तापांतर भी बादलों और उच्च आर्द्रता के कारण सीमित रहता है, ठीक ना। तो पूरा सीमित रहता है। तो ये बात जो है बिल्कुल क्या है, ये बात थोड़ा हमको डाउट हो जा रहा है, ठीक है। पहले 2 नंबर का समझते हैं। तो वर्ष भर स्वर वर्षण होता है। तो वर्ष भर जो है, तो इनका मतलब होता है कि विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं, विषुवतीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा लगभग हर दोपहर होती है। यानी कि यहाँ भी विषुवतीय आ रहे हैं और यहाँ भी विषुवतीय है। तो मेरे ख्याल से ये होंगे, ठीक ना, विषुवतीय ही होंगे। पहले इनका डिफिनेशन से समझ लीजिए आप लोग भी। तो वर्ष भर में जो है विषुवतीय क्षेत्रों में जो है संवहनीय वर्षा लगभग हर दोपहर होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होती है और संघनित होकर वर्षा करती है, ठीक ना। तो ये इनका परिभाषा हो गया। अब बात करते हैं वर्षण में भिन्नता। 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। तो विषुवतीय क्षेत्रों में जो है वार्षिक वर्षा की मात्रा आमतौर पर अधिक होती है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 250 दिया हुआ है, लेकिन 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर या उससे अधिक तक हो सकती है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न में 50 से 250 है, थोड़ी व्यापक है, लेकिन उच्च और नियमित वर्षा विषुवतीय जलवायु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक ना। तो विषुवतीय सब कहाँ हो रहे हैं? तो विषुवतीय, इसका मतलब आंसर सही हो जाएगा कौन सा? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय, ठीक ना। तो अब बी क्यों नहीं होंगे? प्रश्न तो यहाँ ये बन रहे हैं। तो बी देखिए, चीन, मतलब 3 प्रकार जलवायु कह रहे हैं ना। तो इसमें जो है मौसमी वर्षा होती है पर तापमान में अधिक भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए ये नहीं होंगे। और सी क्यों नहीं होंगे? सी देखिए, आंध्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि आंध्र उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है इसमें ठंडी सर्दियां और गर्म आर्द्र ग्रीष्मकाल होते हैं और वर्षा का वितरण विषुवतीय जलवायु जैसा नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए डी क्यों नहीं होंगे? समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो देखिए समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु जो है इसमें मध्यम तापमान और वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन वार्षिक और दैनिक तापमान की सीमा विषुवतीय जलवायु की तुलना में अधिक हो सकती है और वर्षा का पैटर्न अलग होता है, समझ गए। तो इसीलिए ये जो है, ये जो विवरण दिया हुआ है इनके अनुकूल ये जलवायु से सबसे करीब है। तो इसका मतलब ये नहीं होंगे, क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएंगे, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 14 कह रहे हैं कि कोरियोलिस बल, कौन सा बल? कोरियोलिस बल, याद रखिएगा। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ता है। दूसरा कह रहा है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है, इसका मतलब ये भी सही है। अब जानिए कैसे, देखिए कोरियोलिस बल जो पवन की गति के सीधे अनुपात में होता है, जितनी तेज हवा चलेगी कोरियोलिस बल उतना ज़्यादा होगा, इसीलिए ये सही है। अब इसलिए सही है कि ये जो है भूमध्य यानी कि यह ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ठीक ना। तो यह भी सत्य है। कोरियोलिस बल जो है अक्षांश पर निर्भर करता है और यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, इसलिए दोनों कथन जो है क्या है? सही है। तो अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है। तो जो जिसमें दोनों है वही सही होंगे, 1 और 2 दोनों, तो दोनों सही हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएंगे, बाकी तो गलत हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या कौन सा कवर करेंगे? प्रश्न संख्या 15 को कवर करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या कह रहे हैं कि 15, ठीक ना, प्रश्न संख्या 15 पा गए।
प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा इक्वेटर, ऑप्शन 2 कर्क रेखा, 3 मकर रेखा, 4 उत्तरी ध्रुव। पहले एक एक करके समझते हैं। तो इससे पहले एक एक समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि 21 जून की जो है उत्तरी ध्रुवीय यानी कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 12 घंटे से अधिक समय तक विद्यमान रहता है, ये क्लियर है। अब बात करें काहे रहते हैं, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार झुकी होती है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुका होता है। इसके कारण, ठीक ना, इसी के कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे वहां दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। दूसरा बात करते हैं भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा पर हमेशा लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक ना। कर्क रेखा पे 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात हमेशा समय बराबर रहते हैं, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या है, 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहते हैं? तो 12 घंटा तो फिक्से रहते हैं इसमें, ठीक है, तो ये सही हो जाएंगे। लेकिन 12 घंटा से कम नहीं है, यहाँ 12 घंटा से अधिक, यानी कि 12 घंटा भी है तो चलेंगे। तो 12 घंटा से 1-2 मिनट तो ज़्यादा होंगे, लेकिन कम नहीं है। तो इसका मतलब ये कर्क रेखा वाला जो है ये परफेक्ट होंगे ही। लेकिन इसमें जो है, इसमें थोड़ा अधिक गड़बड़ा जाते हैं, 12 घंटा से कम हो जाते हैं ना, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। अब तीसरा मकर रेखा की बात करते हैं। तो देखिए मकर रेखा जो है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे वहां दिन की अवधि छोटी होती है और रात की अवधि थोड़ा बड़ा हो जाती है। इस वजह से ये मकर रेखा भी नहीं होंगे, ठीक है। आप बात करते हैं उत्तरी ध्रुवीय की, ठीक ना, उत्तरी ध्रुवीय। तो देखिए उत्तरी ध्रुवीय जो है लगभग ये 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की ओर है और इसके उत्तर के क्षेत्रों में 24 घंटे तक सूर्य का प्रकाश रहता है, जिसे मध्य रात्रि सूर्य भी कहा जाता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे हम उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो 12 घंटे से अधिक सूर्य के प्रकाश की अवधि बढ़ती जाती है। तो इस लिहाजे से देखें तो यहाँ 12-12 घंटे बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा आ गया? अब देखिए 1 और 2, यानी ये 2 और 4 सही है। तब देखिए 2 और 4 कहाँ पे है, तो डी में। तो ऑप्शन का कौन सा सही हो गया? 15 का ऑप्शन डी सही हो गया, बाकी क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। ऐसे भी हम देख रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम प्रश्न को मिलाते भूमध्य रेखा गलत हुए तो पहले एक जहाँ पे है सब कट जाते, तो एक वाला कट गए, ठीक है, ऐसे में गड़बड़ा जाते। यहाँ पे इसी तरह से निकाल, सभी का मालूम होना चाहिए, तभी इनका आंसर निकलेंगे। नहीं तो एक ट्रिक होते हैं ना, एक गलत किए तो उनके अनुकूल सभी एलिमिनेट करके हम प्रश्न के आंसर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसा सिस्टम नहीं था। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या करें। प्रश्न संख्या 16 कह रहे हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। कौन सा? पीठभूमि, याद रखिएगा, पीठभूमि, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को अधोदित करता है, ठीक ना, घोषित करता है, यहाँ घोदिती करता है, क्या लिख दिए हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके इसका जरूर बताइएगा, घोदिती करता है लिखे हैं या और कुछ लिखे हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या करें, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो कौन सा कह रहे हैं? पीठभूमि है। तो पीठभूमि कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को याद है, कितना इजी है, कांगो बेसिन। कौन सा है? कांगो बेसिन। देखिए कांगो बेसिन जो है दुनिया की सबसे उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, आप लोगों को मालूम होंगे जब एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो कांगो बेसिन जो है ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय कांगो बेसिन पीठभूमि है, जिसे कुवेते सेंट्रल पीटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? जिसे दूसरा नाम कहते हैं कि कुवेते सेंट्रल पीटलैंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब बात करते हैं अमेजन क्यों नहीं होगा। अमेजन बेसिन जो है ये, इसमें बड़े
वर्षा वन है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि ये नहीं है। यहाँ पीठ भूमि की बात की है ना, इसलिए पीठ भूमि ये जो है नहीं है। किकोड़ी बेसिन, देखिए किकोड़ी बेसिन जो है यह बेसिन अपेक्षाकृत छोटा है और इसमें इतनी बड़ी पीठ भूमि नहीं है जितना कि कांगो बेसिन में है। रियो डे ला प्लाटा बेसिन, देखिए यह मुख्य रूप से एक नदी बेसिन है और इसमें महत्वपूर्ण पीठ भूमि क्षेत्र नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पीठ भूमि कहाँ है, तो कांगो बेसिन में। तो इस तरह से गाइस हमने प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व कर लिए। तो अब आप लोग बताइएगा आज का जो सेशन रहा प्री का कैसा रहा। बाकी हमारा तो कल से फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी है, ठीक है, तो एग्ज़ाम का भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए, मतलब प्रत्येक डेली का सेशन रहते हैं आंसर राइटिंग का, तो आंसर राइटिंग हम कर ही लिए, आंसर राइटिंग साइड कर लिए हैं। आंसर राइटिंग का आप लोगों के बीच वीडियो नहीं ला रहे हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ ये बोले थे, क्योंकि प्रॉपर आप लोगों के लिए समय जब निकालते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए तो अच्छा खासा समय हमारा बर्बाद हो जाते हैं, तो इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। लगभग अभी 19 से 20 मिनट हो गए हैं, तो 19-20 मिनट से जब इतना देर से लगे हुए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं तो इतना देर में हम कितना टॉपिक को कवर कर लेते। लेकिन आप लोगों का डिमांड था और हम इसलिए भी डाल रहे हैं कि ये भविष्य में काम दे दे। आप लोगों का सपोर्ट जो है भविष्य में कहीं ना कहीं ज़रूर काम देंगे, इसी वजह से हम डाल दिया करते हैं जो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का जो सेशन प्रश्न संख्या 16 तक कवर किए, आप लोगों को यदि कहीं गड़बड़ी लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सॉल्व करेंगे। पहले जीरोक्स निकालेंगे, ठीक ना। जीरोक्स निकालने के लिए कुछ पेमेंट चाहिए, पेमेंट का जुगाड़ लगाएंगे, तो उसके बाद निकालेंगे। तो कल प्रयास करेंगे 16 से आगे 5 सवाल को और कवर करेंगे, 6, 5, 11, 21, 22 तक कवर करेंगे कल। तो आज का सेशन यहीं पे। लव यू बाय बाय, गुड नाइट। एक बार